सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको भी मेरा मुस्कुराता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार। और हमारे और हमारे साथियों को भी, सखियों को सखी सहेली और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको भी मेरा मुस्कुराता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथियों को भी, सखियों को भी प्यार भरा नमस्कार। खिलखिलाता हुआ जी बिल्कुल। ये जो खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ नमस्कार आपने किया है, वो जो आपकी सहेली है उनसे कितने दिन हो गए खिलखिलाता हुआ नमस्कार कहे हुए? वो तो काफी समय हो गया था, लेकिन फिर देखिए हम लोग साथ में आए ही नहीं। लेकिन आज इतने दिनों बाद हमारी वो सखी हमारे सामने आ गई। आपकी जो बाकी सखियां उनसे कब पिछली बार भी प्यार भरा नमस्कार खिलखिलाता हुआ? जी बिल्कुल। ये जो खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ नमस्कार आपने किया है, वो जो आपकी सहेली है उनसे कितने दिन हो गए खिलखिलाता हुआ नमस्कार कहे हुए? वो तो काफी समय हो गया था, लेकिन फिर देखिए हम लोग साथ में आए ही नहीं। लेकिन आज इतने दिनों बाद हमारी वो सखी हमारे सामने आ गई। आपकी जो बाकी सखियां उनसे कब पिछली बार आपने बात की थी? भाई उनसे तो काफी टाइम हो गया है, मतलब मिले हुए, मुलाकात हुए कम से कम जो हमारी कॉलेज की कह लीजिए तो करीब हो गया है 5-6 साल। और जो आपकी पक्की सहेली उनसे मिले हुए कितने दिन हो गए? अभी कल ही तो मिले थे। अच्छा। हमारी रेडियो सखी ममता जी। देखिए इस समय तो आप ही मेरे सामने हमारी सखी हैं प्यारी सी, जिनके साथ हम सुबह से गप्पे मार रहे थे, त्योहार के जश्न मना रहे थे और कुछ कुछ खा पी रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, आप चौंक तो गई ना ये सवाल पूछते ही? क्योंकि ममता जी जब आप सवाल पूछते तो चौंक जाते ही हैं। जी तो दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम बहुत लंबे समय तक गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और जब बिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात होती है, हम तो आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कॉलेज के समय के, स्कूल के समय में, और कई साल तक मुलाकात नहीं होती, अचानक मिल जाते हैं, तो कैसा खिलखिलाता हुआ जो एहसास होता है ना, वो उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसा एहसास है, वो उस एहसास को साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी यादें उनकी निकल के आएंगी। तो ये हमारा प्यारा सा विषय। और उसके बाद गांव के साप्ताहिक बाजार, आप वहां पर जाते हैं तो क्या क्या जरूरत के सामान खरीदते हैं, वहां पर क्या क्या देखते हैं, तो इन सब की बातों को भी आप साझा कर सकते हैं। आप हमसे नहीं पूछेंगी कि हमने क्या क्या खरीदा? तो वो तो हम पूछेंगे जब हमने तो सवाल इसीलिए पूछे थे कि आप भी हमसे सवाल पूछिए, आपने पूछा ही नहीं हमसे। हमने तो आपसे पहले ही तय कर रखा है ममता जी कि आज हम आपको साप्ताहिक बाजार के पूरे दर्शन कराने वाले हैं, तो आप कराएंगी अपनी तरह से, हम अपनी तरह से। देखिए ये तो सच बात है कि गांव के साप्ताहिक बाजार जो होते हैं, वहाँ जब हम जो बचपन का बाजार होता था वहाँ पे सब कुछ मिलता था। वो एक तरह का मेला होता था, हम लोग बाजार को मेला ही कहते थे। कहाँ जा रहे हो? तो मेला देखने जा रहे हैं। हालांकि मेला अलग होता है, बाजार अलग होता है। तो उस बाजार में बहुत कुछ एक साथ चीज मिलती है, खिलौने भी मिल जाते थे, सब्जियां भी, फल भी, और दाल चावल राशन जो कुछ भी है सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो इसकी बात हम करेंगे ना अभी। और उसकी शुद्धता और गुणवत्ता जो होती है सबसे सही होती है। उसमें मिलावट नहीं होती। हालांकि आजकल गांव में भी ये सब होने लगा है। तो हमारे श्रोता बताएं कि उनका क्या अनुभव है गांव के साप्ताहिक बाजार का। और जब बाजार जा रहे हैं तो वहां से कुछ दालें लेकर आएंगे और कुछ दालों से बनाएंगे व्यंजन। खिलाएंगे कि बनाएंगे? खिलाएंगे। आपको तो मतलब अगर हम आपके सामने कह दें कि हम बनाएंगे तो आप कहने ही वाली है तुम कब खिला रही हो, तो भाई खिलाएंगे, पक्का खिलाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो हमारे साथी लिखकर, सखियां लिखकर भेजेंगे कि क्या क्या व्यंजन दाल से वो बनाती हैं। और आज एक विशेष दिवस है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस। इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक त्योहार जो बहुत ही मशहूर है और वो है खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हालांकि अब ये बहुत अपने देश के सभी प्रांतों में मनाया जाने लगा है, कुछ कुछ जगहों पे छोड़कर। तो ये छठ पर्व है। छठ पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। खास बात यह है कि ये त्योहार
अभी स्त्रियों के लिए ही है। स्त्रियां भी सूर्य की आराधना करती है, नहीं तो अभी तक हर त्योहार में पुरुष को एक महानता का सब जगह महान बना के उसकी पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर स्त्रियां सूर्य को अर्घ्य देती हैं और 4 दिन व्रत उपवास रखती हैं। तो तब का भी प्रतीक है ये कि कितनी तपस्या आप कर सकती हैं, आपको अपने शरीर पर कितना नियंत्रण है कि कैसे आप रह सकती हैं। और बड़े भव्य आयोजन होता है इसमें, खास तौर से जो ठेकुआ बनता है। हम सोच रहे थे ये मुद्दा अभी आया है नहीं ममता जी का। तो ममता जी, ठेकुआ तो सच में उसकी रेसिपी भी बहुत मजेदार और बनता भी बहुत टेस्टी है। और आज के दिन जो वो भी बना के खिलाएंगे? बिल्कुल, बस बहुत इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, हम बना के खिलाएंगे आपको पक्का। और देखिए, हमारी जो सखियां हैं इस त्योहार के दिन, जो बहनें हैं, भाभियां वगैरह, जो भी कई परिवार की महिलाएं हैं, वो सब एक साथ जब बैठ के त्योहार में चीजें बनाती हैं, भोग की चीजें बनाती हैं, ठेकुआ बनाती हैं, तो जो एकता का जो कहते हैं, परिवार में एकता की मिसाल देखने को मिलती है। इन पर्व के माध्यम से हम बहुत चीजें देखते हैं कि सब साथ में बैठ के जिसको जो आता है सब मदद करती है, तो त्योहार की रौनक दुगनी हो जाती है। और हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि छठ पर्व लाए आपके जीवन में सुख समृद्धि, सूर्य देव की कृपा से हो सभी मनोकामनाएं पूरी, परिवार में बनी रहे खुशियों की बहार। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। और छठ पूजा पर छठ के बहुत सारे गीत गाए हैं शारदा सिन्हा ने। तो शारदा सिन्हा के स्वर में ये भक्ति रचना हमने सुनी। और हमने पहले भी, गाने से पहले भी कहा कि छठ पूजा जब होती है तो शारदा सिन्हा का नाम सबसे पहले आता है। उनके स्वर में ये रचना सुनवाई और उनके स्वर को इस समय सुनकर हमें लगता है उनके बहुत सारे चाहने वालों को बड़ी खुशी मिली होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गीत वो हम लोग सुनते हैं। और आज के दिन में खासकर तो भक्ति में डूब ही जाते हैं। और ममता जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के बारे में, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस के बारे में। तो जानकारी देना जरूरी है श्रोताओं को। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हर बरस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और आज है 27 अक्टूबर। इस स्मारक दिवस को यूनेस्को ने 2005 में रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेज, जो कि फिल्म, ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, रेडियो, टेलीविजन, इसके अंतर्गत सभी आते हैं, के महत्व को समझा और इसके संकलन के लिए सोचा। तो इसके संकलन के लिए जागरूक बनाने की कोशिश है आज के दिन को जो मनाना। बिल्कुल। और कई देशों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ममता जी, और जिनका आयोजन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ध्वनि और फिल्म अभिलेखागार, प्रसारकों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों और प्रमुख दृश्य श्रव्य संघों द्वारा किया जाता है, जिनमें एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेज आर्किविस्ट्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साउंड एंड ऑडियो विजुअल आर्काइव्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स शामिल हैं। और हमारी एक श्रोता की टिप्पणी भी आई है मंजरी जी। इन्होंने लिखा है कि ये दिवस उन दृश्य श्रव्य संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करता है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस विरासत को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व के बारे में बताना और जागरूक करना है, क्योंकि ये सामग्री राष्ट्र, समुदाय, समूह और व्यक्तियों की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। ये एक स्मरणोत्सव है जो दृश्य श्रव्य स्रोतों के संग्रह, संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। आप देखिए ना, यहाँ विविध भारती में ही कितना बड़ा खजाना है यहाँ, तो कहना चाहिए कितनी बड़ी विराट लाइब्रेरी है जहाँ पर सब कुछ संजो कर, सहेज कर रखा हुआ है। जबकि सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, उसके बावजूद जो हमारे पास पुरानी मशीन, पुरानी रिकॉर्डिंग और पुराने टेप, पुरानी लाइब्रेरी में सब कुछ संग्रहित है। बिल्कुल। और ऐसे हैं ममता जी, कुछ विविध भारती में जैसे जब हम आए जुड़े तो हमने ऐसे ऐसे इंटरव्यू सुने जो जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में जाना नहीं। तो इस तकनीकी के माध्यम से हम जो संकलन किया गया है, संजोया गया है, आज हम उनको सुन सकते हैं। और आज के दिन की बात करें तो ये दिन दृश्य श्रव्य दस्तावेजों की अमूल्य विरासत को सामने लाता है और विश्व भर के जीवन और संस्कृतियों की कहानियों को बतलाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को भावी पीढ़ियों के लिए मूल्यवान दृश्य श्रव्य संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
डिजिटलीकरण के इस युग में कोई विशेषकर युवा पीढ़ी जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में डिजिटल हो रही है। देखा जाए तो सब जगह कंप्यूटर पर ही सारी चीज़ें आ गई हैं और सब सीख रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देखिए ना, हमारे श्रोता भी शामिल हैं इस बात में। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो रिकॉर्ड किए हुए दृश्य श्रव्य माध्यम है उनके महत्व के प्रति जागरूक करना, और ये हमारी संस्कृति की राष्ट्रीय पहचान भी होते हैं। इसी कारण विश्व शब्द स्थल और विरासत दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हमें याद दिलाता है कि भले ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी विरासत को आगे ले जाना और ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये कहीं खो ना जाए। और ये दिन जो है इस ओर भी इंगित करता है, ये इस बात के लिए भी ध्यान दिलाता है कि प्राकृतिक आपदा जब आती है, प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों से इन धरोहरों को बचाने की जरूरत है। तो इस पर भी हमारा ध्यान खींचता है ये दिन जी। और इस वर्ष की जो थीम है आपदाओं और संघर्षों के खतरे में पड़ी विरासत, ये इस वर्ष की थीम है। तो इस धरोहर को बचाने की आवश्यकता सभी को है और सभी का सहयोग इसमें ध्वनि में ही तो भावना निहित होती है और दृश्य में ही पहचान निहित होती है। तो ये हमारी संस्कृति की सच्ची शान मानी जाती है, जो हम बात कर रहे थे विश्व दृश्य श्रव्य दिवस पर। तो यहाँ ये भी कहना है कि कैमरे, माइक्रोफोन जो भी इस माध्यम में शामिल हैं उन्हें सहेजा जाना चाहिए, और ये हमारे समय की धड़कन होती है। आगे चल के हम एक दस्तावेज के रूप में आने वाली पीढ़ी को हम बताते हैं। जैसे हम अगर रेडियो की बात करें तो बहुत सारे जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, नहीं जानते हैं कि रेडियो के कार्यक्रम कौन से हैं, किस तरह से जो मेल्ट्रॉन मशीन होती थी, टेप पर रिकॉर्डिंग होती थी। तो ये जो धरोहर होती है इसके बारे में हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जानकारी देनी चाहिए। और इसका जो उद्देश्य यही है कि संभालो अपनी यादें, यही है भविष्य का परिवेश। और क्योंकि जब बोलती हैं आवाजें और चलते हैं चित्र, तो तब इतिहास बनता है अमर, सजीव और चित्रित। तो इसलिए इन धरोहरों को संभालना और सहेजना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सहेजना बहुत जरूरी है। और ममता जी, ऐसे ही हमारे मित्र होते हैं जिनकी दोस्ती को समझना और लंबे समय तक लेके चलना, जीवन पर्यंत तक लेके चलना, सहेजना, संभालना भी इन रिश्तों में बहुत मायने रखता है। और जब हमारे जो मित्र बिछड़ जाते हैं और जब उनसे मुलाकात होती, तो वो एक जो लम्हा होता है, जब सामने आमने हम आते हैं, तो बहुत सारी पीछे की चीज़ें हमें, भविष्य में जो चीज़ें हो गई होती हैं हम लोग के साथ में, वो वर्तमान में वापस जीने लग जाती हैं। उनकी यादें दिल में एकदम भाव से भर देती हैं। तो और अपने सबसे अच्छे दोस्त जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा होते थे, उनसे अगर वर्षों बाद मुलाकात हो जाए तो मिलने पर सबसे पहले उनसे हम यही पूछते हैं कि कहाँ रहे इतने सालों तक भाई। तो फिर जिज्ञासा होती है कि आजकल किस शहर में हैं, क्या कर रहे हैं, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, अम्मा बाबूजी कैसे हैं। एक बार में इतने सारे सवाल होते हैं कि सवाल के जवाब एक एक करके देना पड़ता है। और ये सिर्फ हम नहीं पूछते हैं, सामने वाला भी हमसे पूछता है। सही बात है, दोनों मिलते तो यही, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही प्रश्न निकल कर आते हैं। और जिंदगी की जो रौनकें होती हैं वो दोस्तों से ही होती हैं। और कुछ दोस्तों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, लेकिन उसमें से कोई सच्चा दोस्त होता है तो कोई नहीं होता है। कुछ काम निकलने के बाद रास्ता बदल लेते हैं, तो कुछ इतने आगे निकल जाते हैं कि नए दोस्त बन जाते हैं कि पुराने दोस्तों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ममता जी, जो हर सुख दुख में हमेशा साथ निभाते हैं और आपकी एकदम ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छे दोस्त जिम्मेदारियों के तले समय नहीं निकाल पाते। और आजकल तो ये जहाँ तेज रफ्तार जिंदगी है, तो ऐसे में सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों का दूर हो जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि मान लीजिए आपने, अब चिट्ठियों का जमाना खत्म हो गया, अब फोन का जमाना है, तो आपने फोन कई बार इस सकुचाहट में नहीं करते हैं कि सामने वाला व्यस्त होगा। जैसे हमसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो आपको फोन इसलिए नहीं करते कि आप लाइव कर रही होंगी। तो हमने कहा ये तो बहुत लचर बहाना है। सही बात है कि अगर हम लाइव कर रहे होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन हम कॉल बैक करेंगे। तो ये दोस्तों के बीच ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, मेल के जरिए आजकल हालचाल पूछ सकते हैं। ये तो
सुविधा हो ही गई कि हम व्हाट्सएप के जरिए जल्दी से हाल ले चलते हैं, और हमारा जो सोशल मीडिया उसमें भी हम सर्च कर लेते हैं अपने मित्रों को। तो बिछड़े हुए मित्रों को वो भी बहुत बढ़िया माध्यम है आज के। कुछ लोग अपने बिछड़े हुए मित्रों को फॉलो करते रहते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं करते, बताते नहीं है। ये भी होता है। ये तो गलत बात है ना? तो उनको बताइए कि हम आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इजहार करना जरूरी है। क्योंकि जहां मैकेनिकल हो रही है हमारी, दिमाग हमारा मैकेनिकल हो रहा है, सब कुछ मशीनी हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सोचने समझने की, विचार करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ तक कि अब जो कुछ जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप हर चीज AI के सहारे बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं, और तुरंत आपने एक क्लिक माउस पे किया तो सारी जानकारी आपके पास है। तो व्यस्तताएं भी ऐसी हो गई हैं। तो ऐसे में आपकी जो मित्रता लंबे समय तक कायम रखनी है तो छुप के ना फॉलो करें, सामने आए, बातचीत इजहार करें। बिल्कुल आपने सही बात कही। जैसे आपने हमसे कहा ना कि हम तो आपको याद कर रहे थे और आपसे बतियाना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखा ना, मौका मिल गया। तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं ममता जी कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो जिम्मेदारियों के तले ऐसे दब जाते हैं कि उन्हें समय ही नहीं निकाल पाते हैं, और दोस्तों से वो अपने दूर हो जाते हैं। कहना चाहिए समय का एक ऐसा चक्र होता है, और ऐसा नहीं कि वो याद नहीं करते, बस बिछड़ने का समय कई वर्षों तक खिंच जाता है। और लेकिन जब ऐसे बिछड़े दोस्त मिलते हैं तो उनकी बातों का दौर कभी खत्म नहीं होता, और वे हर उस पल को जीना चाहते जो कभी साथ गुजारा था उन्होंने। और कई दोस्त इतने ज्यादा आत्मीय होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, गले मिल जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई शिकवा शिकायतें, सीधे गले मिलते हैं, सारी शिकायतें वो जो स्पर्श है उसमें ही घुल मिल जाती हैं। और दोस्त की आज के समय की जो जानकारियां होती हैं अपने दोस्त की, वो प्रसन्नता ही देती है आपको। कई दोस्त पुरानी यादों को दोहराते हैं और उस बारे में अपने विचार और आपके विचार बांटने का प्रयास करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। और भली सुख या खुशी के लम्हात को न शेयर करें, साझा करें, लेकिन दुख की घड़ी आप साझा करते हैं तो आपका दुख हल्का हो जाता है। और असली मित्र वही होता है जो आपको दुखी नहीं होने देता है और आपके दुख में शरीक होता है। तो फिर एक गीत सुन ले पहले। मेरा प्यार, ये तो फिल्म ही दोस्ती की थी, दोस्ती की ही कहानी कहती है और सच्चे मित्र की कहानी थी। और आजकल इस जमाने में सच्चे मित्र होना, मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास सच्चा मित्र है तो आप बहुत समृद्ध हैं, बहुत रिच और बहुत धनी व्यक्ति हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि मैं अपनी दोस्ती के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं जो फ्रेंड्स मेरे रहे कॉलेज के जमाने से आज तक, मतलब 28-30 साल हो गए। हम लोगों की दोस्ती पर बरकरार है और हम सभी परिवार जैसे हैं। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ भोपाल तो मिलती हूँ, या वो लोग यहाँ से सागर से क्रॉस करते हैं तो भी मिलते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल है हमारा। लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी फैमिली है, अनेक उनके मम्मी पापा हैं, और उनके जो भी रिश्तेदार मेरे शहर में जब भी वो आते हैं तो मुझे मिलते हैं। मैं दोस्ती के मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या बात है भाई, मुबारकबाद। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद में बहुत सी सहेलियां थी जिससे बहुत समय तक पत्रों का आदान प्रदान होता रहता था, लेकिन फिर बाद में भी मैं भी अपनी शादी के बाद में गृहस्थी और बच्चों में व्यस्त हो गई, और वे लोग भी। शायद फिर धीरे धीरे पत्रों का सिलसिला भी बंद हो गया था। अब कभी कभी सोचती हूँ कि कभी कोई सहेली फेसबुक पर ही अचानक मिल जाए, लेकिन आज तक कभी कोई नहीं मिली, बस बचपन की सहेलियों की यादें हैं। तो ममता जी, इस मामले में तो हम बहुत लकी हैं कि हमने फेसबुक के माध्यम से ही अपनी एक बिछड़ी मित्र को खोज लिया। तो बिल्कुल। और अभी देखिए हम घड़ी की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं और उसके बाद हम गाना सुनेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। विविध भारती पर आपके चहेते कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हो रहा है एक बड़ा बदलाव। क्या हुआ? 3 नवंबर से हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अब होगी हर सोमवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच। और हाँ, पहले भाग का प्रसारण गुरुवार को और दूसरे भाग का प्रसारण अगले मंगलवार को। फोन नंबर आपको बता दें 022-400-24662 यानी 022-400-24662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 3 नवंबर से हर सोमवार को। तो ध्यान रहे,
हर सोमवार को विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में आपको फोन लगाना है और कहना है हेलो फरमाइश। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और मंजरी जी आप टिप्पणियों में डूबी हैं, हमें पता चला है, दिख रहा है और हम भी ढूंढ रहे हैं। एक टिप्पणी सामने आई है, वो ये है, इसमें लिखा है कि बिछड़े मित्रों की बहुत याद आती है। हमें 1973 की याद आती है जब एक वैकेंसी दिल्ली में रोजगार समाचार में देखी थी और जा पहुंचा जम्मू। वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पता चला कि यहाँ सिर्फ इसी राज्य के इंसान को नौकरियों में लिया जाता है। हमने एक युवा से कहा कि दोस्त मैं यहाँ अनजान हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? वो दोस्त कहने भर से बोल पड़ा कि आपने दोस्त कहा तो मेरे घर चलिए, जब तक आपको काम न मिले हम खुद इसमें मदद करेंगे। जम्मू से 8 किलोमीटर दूर बॉर्डर के पास उसके गांव आ गया। 1 महीने में वहां रहा, फिर नौकरी न मिली, वापस आ गया। लेकिन उस दोस्त को मैं खोज रहा हूँ, काश कहीं मिल जाए। क्या पता है मिल जाएगा आपको। हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से आप खोज सकते हैं, शायद आपको मिल जाए। नाम पता है तो आप ढूंढिए, हम शुभकामनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल मिल जाएगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि 20 साल पहले की बात है, मोहल्ले में किसी घर में लड़की की शादी हो रही थी। हमारा कोई उनसे खास जान पहचान नहीं थी, बस हम बाराती देखने के लिए अपने घर के बाहर गेट पर खड़े थे। बारात में बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद हमारे गेट पर आवाज हुई कि कोई 2-4 महिलाएं थी जो हम महिलाओं को खोज रही थी। जब हम बाहर निकले तो उसमें से एक महिला ने कहा कि मेरी दीदी की दोस्त का चेहरा आपसे मिलता है। उसने मेरा नाम पूछा। उसमें घर में हम 4-5 महिलाएं थी तो मैं उसके चेहरे से नहीं, पर मुझे भी उसकी आवाज़, उसके बोलने का ढंग जाना पहचाना लगा। और फिर उसने मेरी बहन का नाम लेकर पूछा कि आप जानती हैं? तब उसने बोला कि आप मुझे नहीं पहचान रही। मैं भी पहचान गया। कहाँ बचपन का वो तन्वी कनक छड़ी लड़की और अब स्थूल काय बदन, जेवर और मेकअप पर मैं उसे पहचान गई। मेरी सहेली की बहन थी और हमारे उसके घर से बहुत आना जाना था और आज भी है, पर एक शहर में रहकर भी बहुत कम मिलना जुलना हो पाता है। यही तो मजबूरी है आजकल, व्यस्तता की मजबूरी है कि लोग चाह कर भी नहीं मिल पाते हैं। कई बार हम सभी सोचते रह जाते हैं कि जाएंगे, मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, लेकिन रह जाता है, प्लान बन के रह जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ महीने पहले हम एक शक्तिपीठ पर गए थे। हुआ यूं कि मैंने पूजा स्थल की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कदम उठाया तो सामने कोई खड़ी महिला देखी। मैंने उन्हें कहा जय माता दी, तो उन्होंने भी कहा। मैंने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो एक दूसरे को सामने देखकर चौंक गए और इतनी खुशी हुई कि इजहार नहीं कर सकती। इसमें एक अजीब बात यह हुई कि हम दोनों ही अपने बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मगर वहीं हम सब आजकल एक दूसरे से फोन करके बात भी नहीं करते हैं। वो वर्किंग वुमेन है तो अक्सर मेरा फोन नहीं उठा पाती, मगर वो बहुत बिजी रहती है, मैं ये समझती हूँ, तो इसलिए बुरा नहीं मानती हूँ। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि बिछड़े मित्रों से मुलाकात विषय पर एक बिछड़े मित्र का किस्सा याद आया। मेरी स्कूल की मित्र थी जिनका मेरे घर में खूब आना जाना था। मेरी शादी में भी आई और बाद में भी थोड़ी बहुत मुलाकात होती रहती थी, पर कुछ समय बाद हमारा मिलना जुलना बिल्कुल बंद सा हो गया। वो कैसी है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही उससे कुछ पता। वो भी मुझे याद करती है, मैं उसको याद करती, पर मिलने की कोई सूरत नहीं नजर आती। एक दिन वो जिस बस में सफर कर रही थी उसी बस में मेरी भाभी भी सफर कर रही थी। उनको देखते कुछ बहुत साल हो गए थे, इसलिए पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी, पर उनकी आवाज़ से उनको पहचान गई। फिर उनसे मेरे बारे में पूछा तो भाभी ने बताया कि उसने भाभी का स्टाफ आते ही मेरा मोबाइल नंबर मांग लिया। जल्दी में भाभी को मेरा नंबर याद नहीं आया तो उन्होंने मेरे श्रीमान जी का नंबर दे दिया। खैर हमारी बात तो हो गई। उस दिन बिछड़ी हुई मित्र मिल गई। बहुत अच्छी सी याद साझा करी है सभी ने, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। तो ममता जी आप कोई संदेश पढ़ेंगी या हमें गीत सुनाएंगी? तो ममता जी हमारी बातें चल रही थी बिछड़े हुए दोस्तों के ऊपर, तो हमारे संदेश में लिखते हैं कि बहुत से मित्र बचपन से लेकर कॉलेज तक के, उसके बाद पड़ोस के मित्र, अब मिलने को तो क्या याद भी नहीं आते। बचपन के कुछ मित्र जिनसे फोन पर बात होती थी, पर जब मिलते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं। घर में मिलने आते तो खूब आवभगत होती है, बहुत सारी बातें, और अपने शहर के कुछ अच्छी मशहूर जगह पर घुमाने उन्हें ले जाते हैं। वाकई सही बात है, हम इस तरह से अपने मित्रों के साथ एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते हैं। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई बिछड़ा दोस्त मिल जाए तो खुशी कितनी होती है। कोई नाप तोल होती है हो तो शायद बता देते, पर दिल की खुशी को नापना थोड़ा कठिन है। वैसे ये दोस्त
मिलने की बात हो रही है, पर हमें आज जो 2 ऐसे दोस्तों की याद आ गई जो हमारे पुराने घर के बगल में कुछ दिनों के लिए आए थे किसी गांव से एग्ज़ाम देने। उनसे कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ गया कि कुछ समय तो उनसे बात होती रहती, फिर धीरे धीरे कम हो गई। अब तो उनका नंबर भी नहीं लगता लैंडलाइन पर उन दोस्तों का नंबर अगर कहीं मिल जाए तो फिर उनसे वापस अच्छे से बात उनकी हो जाए। क्या बात है। वैसे बहुत सारे दोस्त हों उससे बेहतर होता है कि आपके कुछ चुनिंदा दोस्त हों जो आपके अपने हों, जो आपके हमसफर हों, मतलब हर दुख पे हर सुख पे आपके साथ खड़े हों, तो वो असली मित्र होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार दोस्त से मिलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है और अपनेपन का एहसास मजबूत होता है। ये भावनात्मक सहारा भी देता है और व्यक्ति के समग्र कल्याण में सुधार करता है। एक लंबे अंतराल के बाद दोस्तों से मिलकर मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है तो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शक्ति मिलती है। बिल्कुल सही कहा है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम मतलब बहुत परेशान हाल होते हैं तो लगता है कि हाँ कोई ऐसा सच्चा मित्र हो जिससे अपना सारा दुख भीतर का उड़ेल के बिल्कुल एक डब्बे की तरह खाली कर दे। पर ऐसा मित्र होना चाहिए। और अब जो हम बाजार की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि हम बाजार लिए चलेंगे, गांव के बाजार, तो श्रोता पहुंच चुके हैं हमारे अब, और वहां पे बाकायदा किस तरह से खरीदारी वो करते हैं, क्या अच्छा लगता है, लिख डाला है। तो देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी भी आ गई है। लिखा है कि मैं तो बचपन से लेकर अभी तक अपने प्रांत की एक ही जगह में हूँ और भी कितनी जगह आना जाना है, पर मुझे अपनी कोई भी सहेली नहीं मिली। एक मिली भी, जब तक मैं उससे पहचानती बोलती वो धता बताकर चली गई। और आगे इन्होंने फिर लिखा है कि बिछड़े हुए पति से मिली, मतलब उसकी नायिका मेले में मुझे मिली और अपने बिछड़े भूतपूर्व पति से मिलती है और पहले पति को देखकर वो इतनी भावुक हो जाती है और उससे गले लगकर रोती है। कहानी पढ़कर मन बड़ा भावुक हो गया। एक कहानी का जिक्र किया इन्होंने। साप्ताहिक बाजार मेले में लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं और इन लोगों से मिलने का माध्यम हुआ करता है। ऐसे बिछड़े कोई नहीं मिल सकता। ट्रेन में, बस में, राह चलते, अस्पताल में, मंदिर में और कभी कभी शादी विवाह में भी मिल जाते हैं। मतलब इन्होंने ये दोनों बातों को एक साथ जोड़ दिया है और बहुत अच्छी सी बात लिखी थी इन्होंने। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार से तो बचपन से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही साप्ताहिक हाट बाजार रविवार के दिन लगता है, जो मुख्यतः सब्जी का बाजार होता है। इसके अलावा भी बहुत सी वस्तुओं की बिक्री खरीद होती है। बचपन में माँ के साथ हफ्ते में के इसी बाजार में जाने की उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती थी। माँ दोपहर में ही मुझे और मेरी छोटी बहन को तैयार कर लेती। शाम को 4 बजे हम लोग जाते। सब्जी खरीदने के बाद जो भी मौसमी खाने की चीजें होती वो दिलाती, या फिर लाई, गुड़ की टिक्की, जिसे हमारे क्षेत्र की भाषा में गुड़ पट्टी कहते हैं, वो फेवरेट हुआ करती थी, वो दिलाती। फिर यही परंपरा मेरी माँ ने मेरे बच्चों के साथ निभाई और अब माँ के जाने के बाद आज भी मैं साप्ताहिक बाजार शाम 4 से 5 बजे के आसपास जाता हूँ। कुछ सब्जी खरीदता हूँ, लेकिन वो बचपन वाली फीलिंग अब नहीं आती। वाकई आपने जो गुड़ की चिक्की की बात करी है तो सच में उससे याद करके तो मुंह में पानी आ गया। जब साप्ताहिक बाजार जो गांव में एक निश्चित दिन पर खुलती है और जहां पर ग्रामीण के लोग अपनी जरूरतों की चीजें खरीदने और बेचने आते हैं ममता जी, और ये न केवल आर्थिक गतिविधि का केंद्र होता है बल्कि यहाँ पे सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। गांव का जो एक साप्ताहिक बाजार होता है और यहाँ पर एक साथ सब कुछ मिल जाता है। घरेलू सामान, कपड़े, हस्तशिल्प की चीजें और तमाम उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। दरअसल ये बाजार ग्रामीणों के लिए मिलने जुलने, बातें करने, सामाजिक संबंध बनाने का भी एक जरिया होता है और ये ग्रामीण विकास को गति भी देता है क्योंकि बहुत सारी जानकारियां एक दूसरे से साझा करते हैं। रोजगार के अवसर भी पैदा होता है और लोगों के जो पलायन है उसको भी रोकने में मदद करता है। बहुत सारे ग्रामीण शहरों की ओर पलायन करते हैं बड़े बड़े सपने लेकर। उन्हें लगता है कि हम शहरों में जाएंगे तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि शहरों का एक अलग तरह का संघर्ष होता है। सब कुछ, रहन सहन, बोली, भाषा, परिवेश, दोस्त मित्र, सब कुछ बदल जाते हैं और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है आर्थिक तंगी की। कि अगर आपके पास पूंजी है और पूंजी लेकर चले हैं और आपको
तो भी आपको दिक्कत होती है। लेकिन जो संघर्षशील हैं वो गांव से ऐसे ही कुछ 200-400 रुपए 1000 रुपए लेकर चल पड़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि शहर जाएंगे और वहां हम पूंजीपति बन जाएंगे। तो ऐसे हवा में नहीं आना चाहिए। पहले आपके पास कोई जमीन हो, कोई पीठिका हो, तभी गांव से शहर की ओर पलायन करें। बिल्कुल। और आप अगर गांव में ही हैं तो आप वहां पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार अक्सर छोटे से दुकानदार होते हैं और ब्रांडेड सामान नहीं बेचते हैं, इसलिए कीमत कम होती है। जरूरत की सब चीजें आसानी से कम दामों पर मिल जाती। शुद्धता की भाई बहुत पूरी गारंटी रहती है। लघु व्यापार को बढ़ावा मिलता है और अपने हुनर के जरिए वस्तुएं बनाकर बाजारों में बेचने से अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। और कभी कभी तो इन साप्ताहिक बाजार की लोकप्रियता इतनी हो जाती है कि शहरों से भी लोग उस दिन जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान गांव की साप्ताहिक बाजार से लेकर आते हैं और इस तरह से ग्रामीणों को लाभ मिलने लग जाता है और वे उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं और बाजार में ले जाते हैं, जैसे कि अचार, पापड़, बरिया, नमकीन, मसाले और हस्तशिल्प से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहे की बनी वस्तु या लकड़ी के सामान आदि, खिलौने, पत्थर के सामान, ये सब भी बहुत सारी चीजें हैं ममता जी, वहां पर सब मिल जाती हैं साप्ताहिक बाजार में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साप्ताहिक बाजार हमारे गांव में आज भी चल रहा है। भले बाजार बस गए हैं, उनमें स्कूल, कॉलेज, थाना, बस स्टेशन, अस्पताल बन गए हैं। ये बाजार रोड के दोनों ओर तब भी लगते थे, आज भी लगते हैं। जो व्यापारी आते हैं वे अस्थायी इंतजाम करके दुकान लगाते हैं और शाम को उठा ले जाते हैं। सब्जी वाले, किराने वाले, नाश्ता खाने की चीजें, चाट पकौड़े, हार्डवेयर और तरह तरह की दुकानें, रेडीमेड के कपड़े, खिलौने और सब कुछ यहाँ मिल जाता है, जो फटाफट लेन देन करते हैं। और भी बहुत लंबा सा इन्होंने लिखा है। दरअसल बात सच है और ऐसे लोगों को, ऐसे बाजार को बढ़ावा भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ताज़ा चीज़ें और गुणवत्ता होती है इनकी चीज़ों में और इन्हें फ़ायदा भी होता है, ताकि इनको फ़ायदा हो और बेच कर ये वापस जाते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि सारा सामान ख़त्म हो जाए और हम फ्री होकर घर जाए, तो हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। और साप्ताहिक बाजार में जब हम लोग जाते हैं ना, तो बहुत सारी घर की चीजें, जैसे कप हुए या मिट्टी के बर्तन है या लकड़ी के बर्तन हैं, बच्चों के खिलौने भी हम वहां से लेकर के आते हैं। तो साप्ताहिक बाजार मेरे ख्याल से जब लगता है तो सभी को जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो आते हैं सुबह से कि हमारा सामान बिकेगा, तो उनको भी एक लाभ प्राप्त होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव में साप्ताहिक बाजार का तो हमें पता नहीं, पर मेरे शहर के पुराने एरिया में सोमवार को हाट लगता है, जिसमें दुनिया भर का सामान मिल जाता है जो कहीं पर नहीं मिलता है। बहुत सारी देसी वस्तुएं ऐसी जगहों पर, ऐसे हाट में लगती हैं। आप तो देखा होगा मंजरी जी की मुंबई में भी ऐसे बाजार लगते हैं जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, जो उपनगरों में, खासतौर से उपनगरों में, ऐसी जगह जहाँ ऐसी बस्तियां होती हैं या कॉलोनी होते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको मॉल में या बड़ी दुकानों नहीं में मिलती है। कई बार साप्ताहिक बाजार में जब जाते ना, तो वहां पे कभी सीजन में जैसे सिंघाड़ा दिख गया या सीजन में कैथा दिख गया, तो कमरख दिख गया, इमली दिख गई, तो ये सब चीजें जब दिखती है ना तो बहुत मजा आता है। ममता जी और जब को स्वाद आ गया कहीं किसी मॉल में अगर ढूंढेंगी ये नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खुद एक बार परेशान हो चुके हैं कि इमली कुछ चटनी वगैरह बनाना था और हम मॉल गए थे, वहां ढूंढते रहे। तो आपको मॉल जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको इमली दे दूंगी। ठीक है जी, बिल्कुल। और एक श्रोता ने और लिखा है कि नेशनल हाईवे जीटी रोड पर आज भी तरह तरह के बाजार बहुत लगते हैं, उनकी बड़ा नाम है। और ऐसे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बाजार के बारे में। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि हमारा घर भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, हर शुक्रवार यहाँ बाजार लगता है। आसपास के किसान सब्जी लेकर आते हैं, कुछ और भी हैं जरूरतों का सामान ले आते हैं। ये व्यापारी अपनी अपनी जगह बना लेते हैं और उस जगह अपना सामान लेकर बैठ जाते हैं। और देखिए, हमारी एक साथी भी लिखती हैं कि बिहार के बांका जिले में बांका आज भी साप्ताहिक बाजार लगता है। ये अनाज और सब्जियों के बाजार नहीं होते, यहाँ पर हैंडलूम, हाथ से बने हुए सूती सिल्क के थान, गमछा, लुंगी, चादर, कुर्ते पैजामे, कपड़ा, साड़ियाँ, धोती भी मिलते हैं और अच्छे दामों पर मिल जाते हैं। खुले मैदान में वैसे ही कपड़ों के गट्ठर रखे होते हैं और उसे लोग मोल भाव करके उसको खरीद लेते हैं। कुछ इसी तरह की बात हमारी एक सखी ने भी लिखी है कि वैसे तो मैं शहर में रहती हूँ, पर कभी कभी
हम लोग आसपास के गांवों के साप्ताहिक बाजार में जरूर जाते हैं। बहुत तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं जो शहरों में नहीं मिलती। मंजरी जी, आप बताइए, जो लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा, तो आप तो वो जो बेलन और खास तरह के पत्थर का जो पत्थर का सिल है या पत्थर का चकला है, और जो सिलबट्टा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ जो ग्रामीण चीजें मिलती है वहीं मिलेगा। खास वो जो ओखली टाइप की चीज होती है ना पीसने के लिए, वो चीज भी बहुत वहां मिल जाती है। तो अभी तो मुझे तो सिलबट्टे की चाह है, तो देखते हैं छोटा सा सिलबट्टा मिल गया साप्ताहिक बाजार में तो जरूर लेंगे। तो ऐसे ही लोहे की जो कढ़ाई होती है, लोहे का तवा होता है, वो ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं। लकड़ी के बहुत सारे सामान होते हैं जो हमें अमूमन बड़ी दुकानों पर नहीं मिलता है। तो ऐसे जो ये ग्रामीण बाजार लगते हैं, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अपना भी फायदा होता है, उनका भी फायदा होता है। और इस समय हमारा गीतों का फायदा होगा। जल लिखकर भेजे तो हमारी एक सखी लिखती कि मिक्स दाल की कचरी, चने की दाल की कचरी एक बिहारी लोकप्रिय स्नैक जो दोपहर में 2-3 बजे के बाद मिलती है, जिसे तीखी चटनी या आलू चने की सब्जी के साथ इसको खाया जाता है। मिक्स दाल या चने की दाल को भिगो दें, इसे मोटा दरदरा पीस ले, इसमें नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, हल्दी मिलाकर इसकी बढ़िया तल लें। गरम गरम चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। और चने की दाल या मसूर की दाल की कचरी अच्छी लगती है। इसमें सरसों या तीसी अलसी के तेल में बनाया जाता है। अधिक कुरकुरापन के लिए इसमें थोड़ा पिसा हुआ चावल का आटा मिला दिया जाता है। कोई प्याज लहसुन डालता है और चटनी के साथ इसको बनाकर खा लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। क्या बात है भाई। देखिए, हमारी एक सखी जिन्होंने मूंग दाल टिक्की कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी लिख भेजिए। मूंग दाल टिक्की छोले के साथ 1 कप धुली हुई मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दें। एक कुकर में 1 चम्मच तेल गरम करके हींग जीरे का तड़का लगाकर भीगी हुई मूंग दाल का पानी निथार कर छौंका लगा दें और स्वाद के अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी डाल दें। पानी इतना डालें कि दाल गल जाए पर खिली खिली रहे। एक अलग बर्तन में 4 ब्रेड का चूरा, 1 महीन प्याज कतरा हुआ और हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और सभी सूखे मसाले मिला दें। बाद में उसी में गली हुई दाल डालकर अच्छे से मिक्स करके टिक्किया का शेप दे दें। और आप चाहें तो इस टिकिया में एक उबला हुआ आलू भी मिला सकती हैं। धीमी आंच पर तवे पर तेल या घी डालकर सारी टिकियां सेक लें। एक सर्विंग प्लेट में टिकिया सारी रख लें और फिर उस पर उबले छोले डालें। छोले के ऊपर गाढ़ी दही और सौंठ की मीठी चटनी डाल दें। ऊपर से भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। ये तो बस ऐसे लग रहा है कि आज ही इसे बनाकर आजमा जाए। देखिए, हमारी सखी ने भेजा है मूंग की दाल का हलवा। तो मूंग की छिलके की दाल को रात पर भिगो दे और सुबह दाल को रगड़ कर छिलके उतार कर अच्छे से 3-4 पानी से धो करके उसे मिक्सी में बारीक पीस। प्यारा लगता ही है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब गांव की ओर घूमने का वक्त नहीं है। मतलब आज जो हमने विषय दिया था अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनाए। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार।